और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, विपक्ष भी उतारेगा स्पीकर उम्मीदवार। स्पीकर पद पर नहीं बनी है आम सहमति। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, विपक्ष भी उतारेगा स्पीकर का उम्मीदवार। स्पीकर पद पर विपक्ष में आम सहमति नहीं बन पाई है और के सुरेश विपक्ष के स्पीकर उम्मीदवार के तौर पर सामने आया उनका नाम, के सुरेश का। तो ये बड़ी खबर है। आम सहमति बनाने की कोशिश हो रही थी राजनाथ सिंह, किरण रिजिजू की तरफ से, लेकिन इस वक्त एक बड़ा डेवलपमेंट है। स्पीकर पद के उम्मीदवार को विपक्ष भी उतारेगा और जो उम्मीदवार का नाम सामने आया है, के सुरेश जो है वो स्पीकर पद के उम्मीदवार है विपक्ष के, ये नाम सामने आ गया है। अब विपक्ष में आम सहमति ओम बिरला को लेकर नहीं बन पाई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विपक्ष ने भी स्पीकर का उम्मीदवार उतार दिया है। स्पीकर पद पर आम सहमति बनाने की कोशिश की जा रही थी राजनाथ सिंह और किरण रिजिजू की तरफ से, लेकिन बन नहीं पाई। और ज्यादा जानकारी आनंद दे रहे हैं। जी आनंद बताइए। आमोद, माफ कीजिएगा, हमारे साथ जुड़े आमोद राय। जी आमोद बताइए। आमोद हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन इस बीच आनंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद प्रकाश पांडे जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। आनंद, विपक्ष ने भी स्पीकर का उम्मीदवार उतार दिया। जी बिल्कुल, सरकार की तरफ से ओम बिरला यानी कि एनडीए गठबंधन ओम बिरला को स्पीकर के पद के लिए दोबारा उम्मीदवार बनाएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने भी के सुरेश को उम्मीदवार के तौर पे उतार दिया है। दरअसल उनका ये कहना है कि सरकार ने डिप्टी स्पीकर के पद को लेकर कोई भी अपोजिशन को आश्वासन नहीं दिया। कल राजनाथ सिंह ने तमाम जो विपक्षी नेताओं से जब फोन पे बात की थी तो विपक्ष ने कहा था सरकार को कि हम समर्थन देने को तैयार है स्पीकर के पद पर, लेकिन आपको डिप्टी स्पीकर विपक्ष को देना पड़ेगा। लेकिन जब सरकार की तरफ से कोई एश्योरेंस नहीं दिया गया तो विपक्ष ने अपना स्पीकर उतारने का फैसला किया है। के सुरेश ने, समय 12 बजे तक का था, तो के सुरेश ने अपना पर्चा भर भी दिया है। और हम आपको बता दें कि सरकार का ये कहना है कि जिस तरह से विपक्ष जो है एश्योरेंस चाहता था, कंडीशंस रख रहा था कि हम तभी समर्थन देंगे स्पीकर के पद के लिए जब आप डिप्टी स्पीकर को का पद विपक्ष को दोगे, तो इससे लेकर बात बिगड़ी है। सरकार का तर्क ये दिया जा रहा है बार बार कि सरकार इस मामले पर आगे बात कर सकती थी, सरकार मन बना रही थी कि डिप्टी स्पीकर विपक्ष को दिया जाए, लेकिन जिस तरह से कंडीशन रखी गई और बाद में जिस तरह से राहुल गांधी का बयान आया उससे कहीं ना कहीं बात बिगड़ गई। और उसके बाद सरकार ने तय किया कि अब जो है अगर के सुरेश चुनाव लड़ते हैं तो ये लड़ाई होगी स्पीकर को लेकर। अब चुनाव होगा, सदन के अंदर कल दोनों उम्मीदवारों को लेकर वोटिंग कराई जाएगी। जो वोटिंग में जिसके ज्यादा जिसके पक्ष मत पड़ेंगे वो उसको स्पीकर बनाया जाएगा। सरकार के पास नंबर जरूर है, लेकिन विपक्ष ने एक तरह से सरकार को पहले ही बार नए 18वीं लोकसभा का जो पहली जो कहते पहली लड़ाई है उसमें सरकार को चुनौती देने की कोशिश की है। बड़ी चुनौती दी है आनंद, लेकिन आप बता रहे नामांकन भी भर दिया है के सुरेश ने। अब ओम बिरला भी आज ही नामांकन करेंगे। जी देखिए, दोनों ही तरफ से जो प्रस्ताव है वो जमा कराए जा चुके हैं, यानी कि ओम बिरला की तरफ से एनडीए के तमाम प्रस्तावकों ने प्रस्ताव जमा करा दिया है। आज 12 बजे तक का समय था स्पीकर के लिए प्रस्ताव जमा करने का। तो के सुरेश की तरफ से यानी कि इंडिया गठबंधन के तमाम जो सहयोगी दल है उन्होंने भी के सुरेश के नाम का जो प्रस्ताव है वो जमा कर दिया, यानी कि दोनों ही तरफ से प्रस्ताव जमा कराए जा चुके हैं। समय अब बीत चुका है, चूंकि 12 बज चुका है। तो अब दो स्पीकर के लिए दो नाम आए हैं, एक ओम बिरला और के सुरेश का। अब स्पीकर कौन बनेगा इसको लेकर कल सदन में ये प्रस्ताव लाया जाएगा और उस पर वोटिंग होगी। हालांकि सरकार के पास अभी नंबर्स हैं, लेकिन विपक्ष ने सरकार को एक तरह चुनौती देने की कोशिश की है। और चूंकि के सुरेश दलित भी है तो ऐसे में विपक्ष को ऐसा विपक्ष को लगता है कि एक बड़ा मुद्दा भी आगे बना सकती है कि ये भी कह सकती है विपक्ष की एक दलित को आपने मौका नहीं दिया स्पीकर बनने का। आपको याद होगा कि जब प्रोटेम स्पीकर के लिए भी जब नाम आया था के सुरेश को नहीं बनाया था, तभी विपक्ष से मुद्दा बनाया था, कहा था कि दलित को प्रोटेम स्पीकर सरकार नहीं बनाया। तो ऐसे में अब विपक्ष के पास एक हथियार है, दलित कार्ड के तौर पे खेल रही है। और ऐसे में कल जब इस मामले को लेकर वोटिंग होगी सदन के अंदर, जाहिर तौर पर सरकार का एनडीए का आंकड़ा नंबर से भारी है, लेकिन एक मैसेजिंग के तौर पे एक लड़ाई लड़ने के लिए विपक्ष ने सरकार को मैसेज दे दिया कि हम 18वीं लोकसभा में जो पहली लड़ाई है 18वीं लोकसभा की
वो हम लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। बिल्कुल, बड़ी बात, बड़ी खबर आप बता रहे हैं। आनंद प्रकाश पांडे बता रहे हैं कि किस तरह से के सुरेश ने अपना नामांकन, अपना प्रस्ताव दे दिया है। इंडिया गठबंधन का विपक्ष का जो उम्मीदवार है स्पीकर पद को लेकर वो के सुरेश हैं और ओम बिरला एनडीए के उम्मीदवार हैं। तो पहली चुनौती सरकार के लिए सामने आ गई है स्पीकर पद को लेकर। अब कल बुधवार को इस पर वोटिंग होगी। अब देखना होगा कि स्पीकर का चुनाव क्या होता है। लेकिन इस बीच आज संसद में बड़ी बात यह है आनंद की सांसद शपथ तो लेंगे, लेकिन इस बीच ये भी एक मैसेजिंग चली गई है कि स्पीकर को लेकर विपक्ष ने भी उम्मीदवार उतार दिया है। देखिए, आपको जब सरकार की तरफ से हमने बात की, सरकार के जो तमाम उच्च नेता हैं, वरिष्ठ नेता, उनका ये कहना था कि डिप्टी स्पीकर के लिए हमने विपक्ष को भी मना नहीं किया। हमने कहा कि हम आपको विचार करेंगे और बताएंगे, आप स्पीकर के पद के लिए आप सहमति बनाने में हमारी मदद करिए। लेकिन सरकार का ये कहना है कि विपक्ष बार बार ये कह रहा था, कंडीशन रख रहा था कि आप डिप्टी स्पीकर को लेकर भरोसा दीजिए कि विपक्ष का होगा, तभी हम स्पीकर पद के लिए सरकार का या एनडीए का जो कैंडिडेट समर्थन देंगे। सरकार ने कहना कि आप कंडीशन नहीं रख सकते अपने समर्थन के लिए। और जो राहुल गांधी ने आज संसद में बयान दिया, उसको लेकर भी बात बिगड़ी। तो सरकार दो तरफ दिया जा रहा है कि एक तो आप कंडीशन नहीं रख सकते कि हम स्पीकर के पास तभी समर्थन देंगे अगर आप डिप्टी स्पीकर विपक्ष को दोगे, और दूसरा राहुल गांधी ने जो बयान दिया उससे बात बिगड़ी। हालांकि सरकार के नेताओं को पहले कह रहा था कि पहले हमारा मन था कि डिप्टी स्पीकर को लेकर हम बात कर सकते थे, विपक्ष को दे सकते थे, लेकिन अब जब विपक्ष ने लड़ाई लड़ने के लिए मन बना लिया है, दोनों तरफ से प्रस्ताव दाखिल हो चुके हैं, तब जो भी होगा वो सदन के फ्लोर पे होगा। लेकिन आनंद, आप बार बार जिक्र कर रहे हैं, राहुल गांधी ने तो ये कहा कि उपसभापति का अगर हमें पद मिलता है तो फिर स्पीकर का हम समर्थन करेंगे, और इस बीच फिर विपक्ष की तरफ से ऐलान भी हो जाता है, प्रस्ताव भी दिया जा चुका है। डिप्टी स्पीकर का जो कंडीशन रखी गई, जो शर्त रखी गई, सरकार का यही कहना है कि राहुल गांधी ने शर्त रखी और साथ ही साथ तमाम जो विपक्ष के नेताओं से कल राजनाथ सिंह की बात की, उन्होंने भी शर्त रखी। और हम आपको बता दें, सरकार ने आखिरी वक्त तक, क्योंकि 12 बजे तक प्रस्ताव दाखिल करने का समय था, तो 12 बजे के पहले यानी कि आखिरी वक्त तक राजनाथ सिंह से टी.आर. बालू जो कि डीएमके नेता है, उनकी मुलाकात हुई। के.सी. वेणुगोपाल जो कि संगठन मंत्री है, कांग्रेस के सांसद भी है, उनकी मुलाकात हुई राजनाथ सिंह से। मतलब ये कि सरकार ने आखिरी वक्त तक कोशिश की कि एक आम सहमति स्पीकर को लेकर बन जाए, स्पीकर के नाम पे विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों तैयार हो जाए। लेकिन के.सी. वेणुगोपाल ने अपनी बैठक में जिस तरह से राहुल गांधी ने जो बयान दिया वही बात दोहराया, और उसके बाद फिर सहमति भी नहीं बन पाई स्पीकर पद को लेकर। आनंद, मैं आपके पास आ रही हूँ और ज्यादा चर्चा के लिए आ रही हूँ, लेकिन इस बीच राहुल गांधी ने, अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा स्पीकर पद को लेकर या डिप्टी स्पीकर पद को लेकर, आपको सुनवाते हैं। आज अखबार में लिखा है कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि ऑपोजिशन को कंस्ट्रक्टिवली सरकार के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। ऑपोजिशन ने क्लियरली कहा है, राजनाथ सिंह जी का खारगे जी को फोन आया, राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी से कहा, देखिए आप हमारे स्पीकर को सपोर्ट कीजिए। ऑपोजिशन, पूरी ऑपोजिशन ने कहा है, हमने सब के सब से बात की है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, मगर कन्वेंशन ये है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। जो विपक्ष की मांग यही थी कि उपाध्यक्ष विपक्ष का हो, तो अभी ऐसे में राजनाथ सिंह जी ने कुछ बात की। जो हमारी राय पार्टी की है वो है कि उपाध्यक्ष विपक्ष का हो। तो अखिलेश यादव को भी आपने सुना, आपने राहुल गांधी को भी सुना, डिप्टी स्पीकर को लेकर पेच फंसा हुआ था। आमोद राय इस बीच पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़ गए। आमोद, पहले डिप्टी स्पीकर को लेकर कोई दिक्कत थी क्योंकि विपक्ष ये कह रहा था कि विपक्ष का होना चाहिए, लेकिन अब स्पीकर को लेकर ही चुनौती दे दी गई विपक्ष की तरफ से। निश्चित तौर पर देखिए दीदी, इसमें समझने वाली बात यह है कि सरकार की तरफ से ये कहा गया कि स्पीकर के नाम पर सहमति बनाने की कोशिश हो रही है और विपक्ष के तमाम नेताओं से बातचीत की गई, लेकिन विपक्ष की तरफ से डिप्टी स्पीकर पद मांगा गया और जो इसमें समन्वय कर रहे थे, जो कोऑर्डिनेशन कर रहे थे, जो वार्ताकार थे, खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थे, और उन्होंने सबको ये बात स्वीकार भी की थी कि इस पर उनकी कोशिश होगी कि सरकार से बातचीत करके उनको पॉजिटिव जवाब दें। लेकिन जिस तरह से आज
लगातार ये दबाव बनाने की कोशिश की गई कांग्रेस की तरफ से और समाजवादी पार्टी की तरफ से और इसके अलावा डीएमके की तरफ से कि आज ही ये बात तय होनी चाहिए, 11 से 12 बजे के बीच स्पीकर पद के नामांकन की प्रक्रिया पूरी होनी है और इससे पहले ये बात स्पष्ट रूप से तय होनी चाहिए कि आप दे रहे हैं और आज ही ये बात घोषणा हो, उसके बाद ही हम समर्थन करेंगे। तो ये बात कहीं न कहीं एक हमको लगता है कि खटपट का कारण बना। हालांकि राजनाथ सिंह जो इसमें समन्वय कर रहे थे, जो वार्ताकार थे, उनका कहना था कि इस पर अभी कोई हड़बड़ी की ज़रूरत नहीं है और इस पर फैसला लिया जा सकता है, क्योंकि अभी फिलहाल स्पीकर के चुनाव की बात है और उसके बाद डिप्टी स्पीकर की बात बाद में हो सकती थी। लेकिन जिस तरह से दबाव विपक्ष की तरफ से बनाया गया है, वैसे में सरकार को ऐसा लगा कि ज़्यादा दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, लिहाजा सरकार ने उस पर कोई ज़्यादा सुनवाई नहीं की और बात नहीं मानी गई। लिहाजा कांग्रेस ने भी अब के सुरेश जिसको लेकर लगातार सबने देखा भी कि किस तरह से कांग्रेस कह रहा था कि एक दलित होने की वजह से उनको प्रोटेम स्पीकर नहीं बनाया गया था, उन्हीं को स्पीकर पद का उम्मीदवार बनाकर उतार दिया गया है। तो अब 2 उम्मीदवार हो गए, सत्ता पक्ष की तरफ से ओम बिरला और विपक्ष की तरफ से के सुरेश उम्मीदवार हो चुके हैं। और ये निश्चित तौर पे लोकतंत्र में स्पीकर एक ऐसा पद होता है कि जिस पे चुनाव कराने की कोशिश नहीं की जाती है, आम सहमति से चुने जाने की कोशिश की जाती है। तो ये एक बोन ऑफ कंटेंशन होगा जो अगले 5 साल तक सरकार और विपक्ष के बीच का जो रिलेशन हो सकता है वो आज से ही ये दिखाई पड़ रहा है कि किस तरह से टसल में चलने वाला है। और जहां सहमति बननी चाहिए थी वहां सहमति अगर नहीं बनी है तो ये अपने आप में दिखा रहा है कि विपक्ष भी किसी भी तरह से झुकने को तैयार नहीं है। सरकार अगर झुककर बात नहीं करती है तो विपक्ष भी अपना रवैया अख्तियार करेगा। विपक्ष ने अपने तेवर दिखा दिए हैं, स्पीकर पद को लेकर उम्मीदवार उतार दिया है, नामांकन भी दाखिल कर लिया है के सुरेश ने, इसके अलावा ओम बिरला ने भी नामांकन दाखिल कर लिया है। रजनीश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस बीच। रजनीश, सत्र का दूसरा दिन है 18वीं लोकसभा का, ऐसे में अब ओम बिरला की तरफ से भी नामांकन दाखिल हो गया है जो कि एनडीए के उम्मीदवार हैं, लेकिन ये पहली बार होगा क्योंकि निर्विरोध चुना जाता है स्पीकर का पद, लेकिन पहली बार होगा, विपक्ष ने भी बता दिया है कि वो स्पीकर का पद उतार रहे हैं। बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले में कांग्रेस पार्टी ज़्यादा रैशनल और लिबरल दिखने की कोशिश कर रही है। जो बयान राहुल गांधी ने दिया कि हम इंतज़ार कर रहे थे कि हमसे बातचीत की जाएगी, हमारी सहमति मांगी जाएगी, हमारा समर्थन मांगा जाएगा, बहुत देर कर दी सरकार ने इस पूरे मामले में बातचीत में। और कहीं ना कहीं डिप्टी स्पीकर के पद को लेकर कांग्रेस पार्टी और विपक्ष की जो उम्मीद थी उसको भी सरकार की ओर से तवज्जो नहीं दी गई है और उसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया। आपसे थोड़ी देर पहले मैंने रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी के नेता एनके प्रेमचंद्रन से बात की। उन्होंने कहा कि हमारी तैयारी पूरी है और हम सरकार के आधिकारिक घोषणा का इंतजार कर रहे हैं। घोषणा के बाद अनऑफिशियली तौर पर इंडिया ब्लॉक के लीडर्स मिलेंगे और अपने निर्णय की जानकारी देंगे। तो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर माना जाना चाहिए कि निर्णय पहले लिया जा चुका था और सिर्फ आधिकारिक ऐलान का इंतजार विपक्षी पार्टियां कर रही थी। के सुरेश के नाम पर पहले ही विपक्षी पार्टियों ने अपनी मोहर लगा दी थी और अब सीधे सीधे वो अनाउंस किया गया है। और पहली बार ऐसा होगा 1952 से लेकर अब तक कभी स्पीकर का चुनाव में 2 कैंडिडेट आमने सामने नहीं होते थे। 1922 में ऐसी घटना हुई थी जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हुआ करता था, लेकिन आज़ादी के बाद ये पहली बार ऐसा होगा कि स्पीकर का चुनाव होगा और 2 पार्टियों सत्ता पक्ष और विपक्ष के उम्मीदवार एक दूसरे के सामने होंगे। हालांकि अंक गणित की भी बात कर लें तो सत्ता पक्ष के उम्मीदवार का जीतना लगभग तय है, लेकिन अपनी ओर से एक मनोवैज्ञानिक तौर पर, साइकोलॉजिकल तौर पर और एक स्ट्रेटेजिक मूव के तौर पर इसे देखा जा सकता है कि विपक्ष भी ये बताने की कोशिश करेगा कि उनके पास कितने ज़्यादा नंबर हैं। और ख़ास तौर पर कुछ सरकार को समर्थन देने वाली कुछ एनडीए की पार्टियां हैं जो ये नहीं चाह रही थी कि बीजेपी का स्पीकर हो, उनका भी रुख क्या होगा ये भी देखा जा सकता है कल जब ये इस पूरे मामले में जब चुनाव होगा। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी रजनीश बता रहे हैं। एक मनोवैज्ञानिक तौर पर ये दबाव बनाने की कोशिश की गई विपक्ष की ओर से, पहले ही तय था कि वो स्पीकर पद का जो उम्मीदवार हैं वो उतारेंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर और है। मैं आऊंगी रजनीश आपके पास, आमोद भी हमारे साथ जुड़े हैं। बड़ी खबर यह कि स्पीकर चुनाव पर सरकार का बयान आया है। विपक्ष ने डिप्टी स्पीकर की शर्त रखी, विपक्ष का शर्त रखना सही नहीं है। पहले लोकसभा का उपाध्यक्ष कौन होगा वो पहले तय करें, फिर अध्यक्ष के लिए समर्थन मिलेगा। इस प्रकार की राजनीति को हम की निंदा करते हैं और मुझे लगता है कि अच्छी परंपरा ये रहती कि लोकसभा निर्विरोध एक सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुनता
तो लोकसभा की भी मर्यादा अच्छी रहती, सभी पक्ष का उसमें योगदान रहता, और स्पीकर वैसे भी किसी सत्तारूढ़ पार्टी या विपक्ष का नहीं होता है, वो पूरे सदन का होता है। वैसे ही उपाध्यक्ष भी कोई पार्टी या दल का नहीं होता है, पूरे सदन का होता है, और इससे उसमें सदन की सहमति हो, ऐसे शर्तों के आधार पर कि किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति या पर्टिकुलर पक्ष का ही उपाध्यक्ष हो, वो लोकसभा की कोई परंपरा में नहीं बैठता। उपराष्ट्रपति नीट का एग्जाम का देख लिए नतीजा, पूरी सरकार की हटकर भी था। संसदीय तो मनोज झा नीट पर बोल रहे हैं, लेकिन इससे पहले पीयूष गोयल को भी आपने सुना। आमोद भी हमारे साथ हैं। आमोद, पीयूष गोयल की तरफ से बहुत बड़ी बात कही गई कि ये कोई स्पेसिफाइड पद नहीं है, ये पूरे सदन के लिए स्पीकर का पद। ऐसे में विपक्ष की ये मांग जायज नहीं है। निश्चित तौर पर देखिए, अब तक का जो ट्रेडिशन रहा है भारतीय इतिहास में कि स्पीकर जो है पूरे सदन का गार्जियन होता है, पूरे सदन का वो नेता होता है एक तरह से, और सबको उसकी मान्यता देते हैं। लेकिन इस बार अगर चुनाव होता है तो ये एक नई परंपरा की शुरुआत है, और विपक्षी दलों को ये समझना होगा। सरकार की तरफ से ये कहना था पहले भी कि जब स्पीकर का चुनाव हो जाएगा तो फिर उससे आश्रय कैसे मांगेगा विपक्ष। ये भी एक बड़ा मुद्दा होता है कि सदन का चूँकि सबसे बड़ा गार्जियन होता है स्पीकर, तो उसको अगर विपक्षी सांसदों को कोई दिक्कत होती है तो वो उससे आश्रय मांगता है। अब अगर आप चुनाव में अगर उसके विपक्ष में खड़ा होते हैं तो आश्रय कैसे मानेंगे, ये एक बड़ा प्रश्न उठेगा। और दूसरी बात जो हम लगातार कह रहे थे कि जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं या नेता हैं, वो तमाम नेताओं की तरफ से ये दबाव डाला जा रहा था कि स्पीकर के चुनाव से पहले ही डिप्टी स्पीकर के लिए हामी भरे सरकार, तभी हम इस पर आगे अमल करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश है, और ये एक तरह से नंबर गेम जो लगातार ये दिखाने की कोशिश इंडिया अलायंस की तरफ से किया जा रहा था कि उनके पास बहुमत बहुत है, उनके पास बड़ा संख्या है और वो दबाव बना सकते हैं। तो इसलिए वो एक तरह से मनोवैज्ञानिक दबाव बनाकर सरकार पर ये कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से एक नंबर काउंटिंग हो जाए, और सरकार के अंदर भी अगर कोई दुराव है तो वो भी जाहिर हो सकता है। और इस बीच आमोद, मैं आपको रोक रही हूँ, मैं आऊँगी आपके पास। के सुरेश नामांकन करते हुए इस वक्त उनकी तस्वीरें आ चुकी हैं। ये देखिए, नामांकन करने के साथ साथ उनकी तस्वीरें, और विपक्ष के नेता भी मौजूद हैं। ये एक बहुत बड़ा कदम है विपक्ष की तरफ से। ऐसा पहली बार होगा जब स्पीकर के पद को लेकर उम्मीदवार उतारा गया। अब इसका चयन होगा, चुनाव होगा, जो कि चुनाव कल होना है। अब देखना ये होगा कि आगे क्या होगा, क्योंकि अंकगणित रजनीश एनडीए के समर्थन में है, एनडीए के पक्ष में है। तो ऐसे में सर्वसम्मति एनडीए के पक्ष में ही नजर आएगी स्पीकर पद को लेकर। बिल्कुल, देखिए, जो चुनाव स्पीकर का चुनाव जीतने के लिए जो ज़रूरी आंकड़ा है निश्चित तौर पर वो एनडीए के पास है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, और तमाम जो उसके सहयोगी हैं वो एक कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ वो चुनाव जीत सकते हैं। और स्पीकर का चुनाव जीतने के लिए भी साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। इंडिया अलायंस के पास वो नंबर नहीं है, करीब 30-32 सीट वो पीछे हैं। लेकिन विपक्ष के कई नेता ये कह भी रहे हैं कि चुनाव वो जीत जाएंगे, इसमें कोई शंका उन्हें नहीं है। लेकिन एनडीए की कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो जब सरकार का गठन हो रहा था और उस वक्त कुछ जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आ रही थी कि टीडीपी स्पीकर का पद चाहती है, जेडीयू स्पीकर का पद चाहती है, कुछ पार्टियां हैं जो ये नहीं चाहती कि बीजेपी का स्पीकर हो, एनडीए का स्पीकर हो। तो ऐसी कुछ पार्टियों पर ज़रूर इनकी ये उम्मीद बंधी होगी कि वो पार्टियां हो सकता है चुनाव में उनके साथ में ना जाए। तो ये एक बहुत छोटी सी संभावना है जो बहुत सही साबित होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश ज़रूर है कि इंडिया ब्लॉक जो है वो पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हुआ है। 2014 और 2019 में जब उनसे सहमति नहीं ली गई थी क्योंकि उनके पास आंकड़े नहीं थे, उनके पास नंबर नहीं थे, अब वो ठीक ठाक स्थिति में आ गए हैं। तो ऐसे में वो अपना दम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और बार बार यही कहा जा रहा है कि सरकार और सरकार के जो बड़े मंत्री हैं जिस तरीके का बयान दे रहे हैं, जिस कॉन्फिडेंस की वो बात कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस के लोग भी अपनी ओर से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके पास भी नंबर है और वो ये लड़ाई आगे लड़ेंगे। और शुरुआत पहले दूसरे दिन में अगर इस तरह की स्थिति है तो अगले 5 साल में संसद के भीतर किस तरह की स्थिति होगी उसका अंदाजा भी लगा सकते हैं। और इस तरह की तैयारी आप कह सकते हैं कि कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों ने अपनी ओर से कर ली। बिल्कुल बड़ी तैयारी कर ली है विपक्षी पार्टियों ने। और आमोद, सरकार ने भी ये क्लियर कर लिया है कि विपक्ष से ये कंडीशनल सपोर्ट, सशर्त समर्थन नहीं चाहिए।
कि सरकार की मंशा साफ है, सरकार सहमति से चलना चाहती है, लेकिन विपक्ष के सामने हर मांग के सामने उसके घुटने नहीं टेक सकती है। ये भी मंशा साफ कर दिया गया सरकार की तरफ से। और जिस तरह से कल रक्षा मंत्री खुद पहल कर सारे विपक्षी दलों से बात की है, इससे ये साफ होता है कि प्रधानमंत्री ने कल सुबह जो बयान दिया था कि सबकी सहमति से चलना चाहेंगे और सहमति के साथ ही आगे बढ़ना चाहेंगे, उसकी पहल सरकार की तरफ से हुई। प्रमोद तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता। प्रमोद जी, पहले डिप्टी स्पीकर को लेकर ये बात थी, क्योंकि राहुल गांधी ये कह रहे थे कि डिप्टी स्पीकर पर सहमति बन जाती है तो हम स्पीकर के पद पर सहमत हो जाएंगे, लेकिन अब तो स्पीकर के पद पर उम्मीदवार उतार दिया के सुरेश के रूप में। इसके मतलब डिप्टी स्पीकर के पद पर ना कोई आश्वासन है, ना कोई सहमत बनी, और सरकार अड़ी हुई है कि दोनों अपने पास रखेगी। 52 से जब से लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम हुई, हमेशा ये परंपरा ज्यादातर निभाई गई है, एक आध एक्सेप्शन छोड़ के। भाजपा ने तो डिप्टी स्पीकर बनाया नहीं, बिना डिप्टी स्पीकर के चला लिया सब। ये लोकतंत्र की हत्या करते जा रहे हैं, हर जगह तानाशाही दिखा रहे हैं, तो उस पर लोकतांत्रिक ढंग से विरोध करना हमारी मजबूरी है, आवश्यक है, और इसीलिए हमने उम्मीदवार। लेकिन प्रमोद जी, उनकी तरफ से, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है प्रमोद जी कि हमने आम सहमति बनाने की कोशिश की। अरे आम सहमति बनाने का मतलब ये तो नहीं होता कि हम स्पीकर भी लेंगे और डिप्टी स्पीकर अपने साथी को देंगे। इसे आम सहमत तो नहीं कहा जा सकता ना। हमने जो कदम उठाया वो लोकतंत्र की रक्षा के लिए। जी, लेकिन प्रमोद जी, आप अगर प्रमोद जी से संपर्क हमारा टूटा है, लेकिन उन्होंने कहा है कि ये लोकतंत्र की हत्या है, हमसे राय नहीं ली गई और डिप्टी स्पीकर के पद पर राय नहीं ली गई, जो कि बोला गया राहुल गांधी की तरफ से। इस वक्त गौरव गोगोई कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं, उनकी सुनते हैं। एक चीज़ है, करते कुछ और। कल कहा था सहमति का, और आज जो उप अध्यक्ष का पद है वो भी वो देने के लिए तैयार नहीं। तो अगर पहले जैसा ही अहंकार बरकरार रहेगा तो हमारा भी लोकतंत्र को बचाने का और सदन की गरिमा को बचाने का संघर्ष बरकरार रहेगा, और इसीलिए हमने अपनी तरफ से के सुरेश जी उनको आगे हमने किया है। सर, लेकिन आपको पता लगता नंबर्स तो है नहीं सर, किस तरीके से आप लोग फिर आगे करेंगे? क्या ये लड़ाई सिर्फ ये सिंबल के तौर पे है दिखाने के लिए? लड़ाई देश को बताने की है कि विपक्ष जागरूक है, विपक्ष सतर्क है, और जिस आशा के साथ देशवासियों ने विपक्ष को जिताया, आशीर्वाद दिया, उसी आशीर्वाद के साथ हम अपना कर्तव्य निभाएंगे। आखिरी सवाल सर, क्योंकि इसके बाद में सरकार की तरफ से पीयूष गोयल सामने आए, जेडीयू के नेता ललन सिंह जी सामने आए, उन्होंने कहा कि हम तैयार थे, ये आश्वासन दिया गया था कि जब उपाध्यक्ष का चुनाव होगा तब कंसेंसस से बात कर ली जाएगी, लेकिन कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक की जो पार्टियां हैं वो अड़ी रही इसी बात पर, और ये शर्तों पर लोकतंत्र नहीं चलता है। देखिए, इस प्रकार की बातें हम पिछले 10 साल से सुनते आ रहे हैं। सत्ता पक्ष कभी भी जिम्मेवारी नहीं लेना चाहता, सत्ता पक्ष हमेशा विपक्ष पर उंगलियां उठाता है। ये जब उनके 300 सांसद थे तब भी ये था, आज उनके 300 से कई सांसद कम हो गए हैं, तभी भी वही रवैया है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा का रवैया पहले जैसा ही है। कल के भाषण में भी आपने सुना होगा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने दुनिया भर की बातें की, लेकिन मणिपुर का जिक्र नहीं किया। गर्मी से कितने लोगों की मृत्यु हुई उसका जिक्र नहीं किया। नीट, नेट, COET से कितने बच्चे परेशान हैं उसका जिक्र नहीं किया। जम्मू में जो हिंसा हुआ, उत्तर पूर्वांचल में जो बाढ़ हुई, विभिन्न जगहों पर जो पुल टूट रहे हैं, सभी का जिक्र नकारते हुए उन्होंने देश के वर्तमान की जो सबसे बड़ी मुद्दे हैं, समस्या हैं, उनको नकारा है। और रजनीश भी हमारे साथ बने हुए हैं, आमोद भी बने हुए हैं। रजनीश, मैं आपके पास आ रही हूँ। गौरव गोगोई को हम सुना रहे थे, उनकी तरफ से कहा गया कि सदन को बिना अहंकार के चलाने की जरूरत है, यानी कंसेंसस नहीं बन पाया और इसीलिए उम्मीदवार उतारा हमने। बिल्कुल, देखिए, यही बात कांग्रेस पार्टी की ओर से कही जा रही है, यही बात इंडिया ब्लॉक के दूसरे नेताओं की ओर से कही जा रही है कि सहमति बनाने का प्रयास नहीं किया गया और हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि हमसे बातचीत किया जाए, हमारा समर्थन मांगा जाए। कहीं ना कहीं उसमें देरी हुई है और हमारी बात नहीं मानी गई है। स्पीकर के पद पर राहुल गांधी का बयान आपने सुना होगा, स्पीकर के पद पर वो समर्थन के लिए तैयार थे, लेकिन शर्त ये थी कि डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को दिया जाए। उस पर उन्हें सही जवाब नहीं मिला, इस पर उन्हें तवज्जो नहीं मिली और उसके बाद ये अंतिम
फैसला लिया गया है कांग्रेस पार्टी की ओर से, इंडिया ब्लॉक की ओर से। और सुबह ही कई नेताओं से हमारी बातचीत हो रही थी, वो सिर्फ इंतजार कर रहे थे कि सरकार अपनी ओर से उम्मीदवार की घोषणा करे और उसके बाद जो उनका रुख है वो स्पष्ट करेंगे। तो रुख पहले से तय था कि उन्हें अपना उम्मीदवार उतारना है और के सुरेश के रूप में इंडिया ब्लॉक ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है। कल चुनाव होगा और उसके बाद ये तय हो पाएगा कि नया स्पीकर कौन होगा। हालांकि जो गणित है वो पूरी तरह से अंक गणित ओम बिरला के समर्थन में, एनडीए के पक्ष में है। इस बीच लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही। रजनीश, आऊंगे आपके पास, आमोद आपके पास भी आऊंगे। इस बीच मैंने कहा कि इस तरीके से शर्त लोकतंत्र में नहीं रखी जाती, और खास तौर पे जब सदन के अध्यक्ष की आप बात कर रहे हैं, आप उसके सामने शर्त रखेंगे कि एक डिप्टी स्पीकर का पद जब तक डिसाइड नहीं कर लिया जाता तब तक आप सहमति नहीं देंगे। इस तरीके से लोकतंत्र नहीं चलता। और इस बीच तस्वीरें ओम बिरला की भी आ चुकी हैं। कल से लेकर आज तक उनसे 3 बार हमारी बात। पहली बार चुनाव होने जा रहा है। तो स्पीकर के उम्मीदवार के बारे में राजनाथ सिंह बता रहे थे ओम बिरला के बारे में, लेकिन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नामांकन दाखिल कर रहे हैं स्पीकर पद के लिए ओम बिरला, लेकिन ये पहली बार होगा आजाद भारत के इतिहास में कि लोकसभा में स्पीकर के पद को लेकर चुनाव होगा। वैसे ये निर्विरोध चुना जाता है, लेकिन उसके इस पद को लेकर चुनाव होगा। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ के सुरेश की तस्वीरें दिखा रहे हैं। 8 बार के सांसद के सुरेश, उनकी तस्वीरें भी हैं, जो विपक्ष का स्पीकर पद का उम्मीदवार है। और आमोद हमारे साथ जुड़ गए हैं। आमोद, ये बहुत क्लोज फाइट हो गई है स्पीकर पद को लेकर, क्योंकि विपक्ष ने जो फील्डिंग की है स्पीकर पद को लेकर, अब ये देखना होगा क्योंकि अंकगणित जो है लोकसभा में वो एनडीए के पक्ष में है। आमोद, कल का दिन बहुत दिलचस्प होगा। निश्चित तौर पे देखिए, कल का जो दिन है वो एनडीए के नाम ही रहेगा, क्योंकि निश्चित तौर पे जो देखने को मिल रहा है कि अंक गणित उसके पक्ष में है और इंडिया गठबंधन अंक गणित में पिछड़ेगा। लेकिन ये एक मैसेज देने की कोशिश है और एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की जो कोशिश है विपक्ष की तरफ से कि अब हम भी लड़ेंगे और हर चीज़ के लिए लड़ेंगे, ये आज एक जाहिर करने की कोशिश की गई है। एनडीए की संख्या जो है उस कंफर्टेबल मेजोरिटी के लिए काफ़ी है और ये बात विपक्ष भी जानता है। चूँकि मामला अब अगले कुछ सालों तक लगातार विभिन्न पदों पे नियुक्तियों को लेकर भी होगी, कई मसलों पर होगी, सहमति जहां बनाने की कोशिश होगी उसको लेकर होगी। तो अब विपक्ष ये एक मैसेज देना चाहता है कि अगर सरकार की तरफ से बहुत लचर रवैया नहीं दिखाया जाएगा तो हम भी अब पीछे नहीं रहेंगे, अब हम भी चुप नहीं बैठेंगे। और जैसा कि अभी आपने देखा कि कांग्रेस के एक नेता कह रहे थे कि जनता से जो मैंडेट मिला है उसको जस्टिफाई करने की भी कोशिश उनको किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि वो एक सशक्त विपक्ष है, एक मजबूत विपक्ष दिया गया है, तो वो हर बात पे अपने मुद्दे को उठाती है। तो ये एक परसेप्शन की लड़ाई है, जबकि ये सब कोई जानता है, ये विपक्ष भी जानता है, सत्ता पक्ष भी जानता है कि किसी भी चुनाव की स्थिति में, किसी भी नंबर गेम की स्थिति में सत्ता पक्ष भारी रहेगा, मजबूत रहेगा। और स्पीकर की जहाँ तक बात है तो स्पीकर का पद होता है कि सर्वमान्य पद होता है, इसमें कभी भी चुनाव कोई पसंद नहीं करता है। तो ये एक तरह से कहीं ना कहीं पहली बार ऐसा हुआ है, तो लोकतंत्र में ऐसा कभी हुआ नहीं है, तो इसको अवनति भी कहेंगे। लोकतंत्र में कहीं ना कहीं ये डिग्रेडेशन है कि जब एक मुद्दे पर स्पीकर जैसे पद के लिए सहमति नहीं बन पाया तो एक कहीं ना कहीं ये एक जो आपसी समझौता, एक आपसी समन्वय, एक आपसी अंडरस्टैंडिंग जो पॉलिटिकल पार्टियों में होती थी उसमें कमी आई है, दुराव आया है और उसका ये परिणाम एक तरह से आप कह सकते हैं। बिल्कुल, आपसी सहमति में ये एक तरह से देखने वाली बात है कि विपक्ष मान नहीं पाया और विपक्ष ने भी अपने तेवर जता दिए, अपनी मंशा जता दी है। सत्र के दूसरे ही दिन ये चुनौती सबसे बड़ी स्पीकर पद को लेकर दे दी है। और इस बीच राजनाथ सिंह ने क्योंकि विपक्ष भी अपना उम्मीदवार उतार चुका है, के सुरेश नामांकन कर चुके हैं, राजनाथ सिंह ने क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। वैसे जहाँ तक खड़गे जी का प्रश्न है, एक सीनियर लीडर हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। कल से लेकर आज तक उनसे 3 बार हमारी बात हुई। वैसे जहाँ तक खड़गे जी का प्रश्न है, एक सीनियर लीडर हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। कल से लेकर आज तक उनसे 3 बार हमारी बात हुई। रजनीश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजनाथ सिंह को आपने सुना, उन्होंने कहा कि इस बात का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन इससे पहले पीयूष गोयल की तरफ से भी ये कहा गया कि जो कंडीशंस लगाई जा रही हैं, जो शर्तें रखी जा रही हैं, वो मान्य नहीं है विपक्ष की तरफ से। लेकिन रजनीश, एक तरह से विपक्ष ने ये साफ कर दिया है कि 10 दिनों तक ये जो सत्र चलेगा, किसी न किसी बात को लेकर उनकी तरफ से अड़ंगा आएगा। उन्होंने अपनी मंशा साफ कर दी है। जी रजनीश,
रजनीश, आपका माइक ऑफ है, प्लीज ऑन कर लीजिए। मैं रजनीश आऊंगी आपके पास तस्वीरें, लेकिन लगातार हम दिखा रहे हैं, एक बार फिर से आप सभी दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहे हैं के सुरेश के नामांकन की, जो कि विपक्ष के स्पीकर पद के उम्मीदवार हैं, और दूसरी तरफ ओम बिरला के नामांकन की। ओम बिरला 2019 से लेकर 2024 तक लोकसभा के अध्यक्ष रहे, स्पीकर रहे, और अब ये दूसरा मौका था, लेकिन विपक्ष ने यहाँ पर एक तरह से मनोवैज्ञानिक दबाव किया कि डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष का होना चाहिए। ये विपक्ष की मांग थी, इस पर सहमति नहीं बन पाई, तो स्पीकर पद को लेकर जो उनकी उम्मीदवारी को लेकर है, इन्होंने मैदान में उतार दिया है। आमोद, मैं आपके पास आ रही हूं, अब आपको क्या लगता है, क्योंकि विपक्ष ने अपने तेवर कड़े कर लिए हैं और ये मंशा जता दी है कि अब ये जो सत्र चलेगा 10 दिनों तक, इसमें किसी न किसी बात को लेकर विपक्ष अपनी बात रखेगा मजबूत ऑपोजिशन के तौर पर। निश्चित तौर पर देखिए, विपक्ष ने पहले ही ये साफ कर दिया था निधि कि इस बार जो सदन चलेगा उसमें मजबूत विपक्ष है, और वो मजबूत विपक्ष दिखेगा भी सदन के अंदर और सदन के बाहर भी, और उसकी शुरुआत आज से दिखने लगी है। और कल जो है राष्ट्रपति कल जो है अध्यक्ष पद की नियुक्ति के बाद जो विपक्ष की जो नीयत है वो ये है कि नीट के विषय को लेकर वो ज़्यादा हंगामा करेंगे, उठाएंगे, और उसको लेकर सदन की कार्रवाई को स्थगन प्रस्ताव भी दे सकते हैं, और उनकी कोशिश होगी कि उस मुद्दे पर बहस हो। राष्ट्रपति के अभिभाषण में सरकार को व्यवधान डालने की कोशिश करेंगे और चाहेंगे कि उनके मुद्दे को उसमें समायोजित किया जाए और उसकी चर्चा हो। लेकिन सरकार जो है निश्चित तौर पे एक समन्वय बनाने की कोशिश जरूर करती है, लेकिन उसके अपने एजेंडे होते हैं, अपने तरीके होते हैं, और वो विपक्ष के सामने झुकेगी ऐसा तो लगता नहीं है। तो निश्चित तौर पे इस पूरे सेशन में हंगामे के आसार हैं। और अब 2 दिन, आज दूसरा दिन है शपथ ग्रहण का लोकसभा में। आज सारे जब एक बार सांसद शपथ ले लेंगे, उसके बाद संसद का ये जो सत्र है हंगामेदार होगा, ये निश्चित तौर पे दिख रहा है, और पहले से भी। लेकिन आमोद, मैं एक बात आपसे समझना चाह रही हूँ, ये स्थिति आखिर क्यों गड़बड़ हुई? क्योंकि केसी वेणुगोपाल की तरफ से कहा गया कि हमारी मांग तो डिप्टी स्पीकर को लेकर थी, उसमें कमिटेड नहीं दिखी सरकार, तो क्या यहाँ पर पेच अटका था, इसीलिए सरकार ने कहा कंडीशंस लगा रहा है विपक्ष? देखिए, साफ तौर पे पीयूष गोयल ने जो बयान दिया उसको अगर आप देखेंगी समझेंगी तो साफ तौर पे उन्होंने कहा कि सरकार के सामने उन्होंने टाइम बाउंड मैनर में ये साफ करने को कहा कि नहीं, डिप्टी स्पीकर पे पहले बात हो जाए, स्पीकर पे हम साथ देंगे। लेकिन डिप्टी स्पीकर का चुनाव बाद में हो सकता है, बाद में ही होता है, स्पीकर के चुनाव के बाद होता है। तो सरकार का ये कहना है कि स्पीकर का पहले आप चुनाव कर लीजिए, उस पर हम विचार करेंगे। तो सरकार ने मना नहीं किया कि हम उस पर विचार नहीं करेंगे, लेकिन उनका कहना है कि ये टाइम बाउंड कैसे बात कर सकते हैं कि नहीं, आज ही उसको भी तय कीजिए, तो फिर हम आगे स्पीकर पे आपका समर्थन देंगे। ऐसा होता नहीं है, सरकार कोई भी ऐसा तैयार नहीं होती है। सरकार की तरफ से ये स्पष्टीकरण दिया गया, और इसीलिए जो विपक्षी दल है उन्होंने पहले ही कह दिया था, आपने देखा होगा कि जिस तरह से राहुल गांधी पार्लियामेंट पहुंचते ही उन्होंने बयान दिया कि जब तक डिप्टी स्पीकर पद पे सरकार की तरफ से आश्वासन नहीं आता है तब तक वो कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। और यही बात कमोबेश अखिलेश यादव ने भी साफ किया। तो आमोद, रोक रही हूं आपको। ललन सिंह कुछ बोल रहे हैं, जेडीयू का रिएक्शन इस मामले पर आ रहा है। डीए की तरफ से जो स्पीकर के लोकसभा के अध्यक्ष के उम्मीदवार हैं उनका नाम बताया और उन्होंने समर्थन मांगा। कांग्रेस पार्टी वेणुगोपाल साहब का कहना था कि आप उपाध्यक्ष का पद अभी आप इसी समय उसको स्वीकार करें। माननीय रक्षा मंत्री जी ने उनको कहा कि जब उपाध्यक्ष का चुनाव होगा तो हम निश्चित तौर पर हम सभी लोग बैठ के बात करके उपाध्यक्ष तय करेंगे। लेकिन वो शर्त पर अड़े रहे और शर्तों के आधार पर वो लोकतंत्र चलाना चाहते हैं, दबाव की राजनीति करना चाहते हैं। तो ये लोकतंत्र में नहीं चलता है, दबाव की राजनीति नहीं चलती है। अगर समर्थन है, और जब रक्षा मंत्री जी ने उनसे ये वादा किया कि हम लोग सब लोग बैठेंगे, वहाँ गृह मंत्री जी भी थे, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष माननीय नड्डा साहब भी थे, सब लोगों की उपस्थिति में हम सब लोग वहाँ थे। हम सब लोगों के उपस्थिति में माननीय रक्षा मंत्री जी ने कहा कि जब उपाध्यक्ष का चुनाव होगा हम निश्चित तौर पर बात करके करेंगे। लोकतंत्र में आखिर होता क्या है? लोकतंत्र में बातचीत से रास्ता निकलता है। तो बातचीत करने की बात उन्होंने कही, जिसको उन्होंने स्वीकार नहीं किया। उनका कहना था कि अभी इसी समय आप इस शर्त को स्वीकार करिए। तो शर्तों के आधार पर लोकतंत्र नहीं चलता है। अब वो क्या करेंगे वो जाने। हम लोगों ने अपनी तरफ से
श्री ओम बिरला जी का नामांकन दाखिल कर दिया और सर्वसम्मति से। और हम लोगों ने उनसे भी ये कहा था कि जो आज तक की परंपरा रही है कि लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव निर्विरोध होता है, हम लोग आपसे भी समर्थन मांग रहे हैं। वो इस शर्तों के साथ समर्थन देने के लिए तैयार थे जिसको हम लोगों ने शर्त को स्वीकार नहीं किया। वो कह रहे हैं आप लोग उपाध्यक्ष का पद। आज पंजाब से जो हमारे 3 सांसद चुने गए हैं, संगरूर से मीत हेयर जी और आनंदपुर साहब से मालविंदर कांग जी और होशियारपुर से डॉक्टर राजकुमार चब्बेवाल जी, उनकी। तो पीयूष गोयल को भी आपने सुना, ललन सिंह ने भी कहा कि शर्तों के आधार पर लोकतंत्र नहीं चलता है। और मैं रजनीश के पास जाऊंगी, उनका उस समय आवाज़ नहीं आ रही थी। रजनीश, लेकिन क्योंकि ललन सिंह ने एक बहुत बड़ी बात कही कि राजनाथ सिंह ने सहमति बनाने की कोशिश की थी और डिप्टी स्पीकर का पद तो बाद में आता है, लेकिन फिर भी शर्तें लगाई गई विपक्ष की ओर से, खास करके कांग्रेस की ओर से। पर कैसे सहमति बनेगी, ये तय मान। बिल्कुल, देखिए ये आरोप सत्ता पक्ष की ओर से लगाया जा रहा है कि सशर्त समर्थन वो देना चाह रहे थे और सरकार शर्त के आगे झुकना नहीं चाह रही थी। आज जब स्पीकर के चुनाव की बात आ रही है, स्पीकर के नाम पर सहमति बनाने की बात हो रही है, तो डिप्टी स्पीकर को लेकर शर्त क्यों डाला जा रहा है, ये कहीं ना कहीं इस बात को लेकर आप कह सकते हैं कि सहमति नहीं बन पाई और इसी बात को लेकर जो गतिरोध था वो बना रहा और विपक्ष को अपना उम्मीदवार देना पड़ा। निश्चित तौर पर विपक्ष को ऐसा लग रहा था, कांग्रेस पार्टी को ऐसा लग रहा था कि आज अगर वो सत्ता पक्ष के उम्मीदवार का समर्थन कर देंगे, कल जब डिप्टी स्पीकर की बात आएगी तो हो सकता है उसमें उनको फिर से बैकफुट पर जाना पड़े और सरकार ही अपनी ओर से किसी नए उम्मीदवार को, एनडीए के किसी लीडर को कैंडिडेट बना दे। तो ऐसी स्थिति में ना स्पीकर उनके पास रहेगा, ना डिप्टी स्पीकर उनके पास रहेगा। जी रजनीश, रोक रही हूँ आपको। इस बीच राहुल गांधी की तस्वीरें आ रही हैं। राहुल गांधी सदन से बाहर आते हुए राहुल गांधी ने एक शुरुआत में भी बड़ी बात कही स्पीकर पद को लेकर, क्योंकि इफ और बट लगाया गया विपक्ष की ओर से। ये कहा गया कि अगर डिप्टी स्पीकर के पद विपक्ष को दिया जाता है तो फिर स्पीकर के पद पर हम आम सहमति बनाने की कोशिश कर सकते हैं। इसमें अगर मगर जोड़ा गया लेकिन विपक्ष की ओर से, और फिर बात पूरी नहीं हो पाई, सहमति बन नहीं पाई और अब के सुरेश विपक्ष के उम्मीदवार पद हैं, स्पीकर पद के लिए उम्मीदवार हैं। उन्होंने अपना नामांकन दायर किया है। ये देखिए, ये तस्वीरें आ चुकी हैं। अब कल चुनाव होना है, स्पीकर चुनाव, और ये आज़ाद भारत के इतिहास में भी पहली बार होगा। लोकतंत्र में, लोकसभा में सबसे खास बात यह है कि सदन में ऐसा कभी नहीं हुआ। आम सहमति से ही स्पीकर पद आम सहमति से ही स्पीकर पद चुना जाता है, लेकिन इस बार विपक्ष ने अपनी मांग रखी है। आमोद, मैं आपके पास आ रही हूं। आमोद, विपक्ष ये जानता है कि उसके पास नंबर नहीं है सदन में, लेकिन उसके बावजूद भी ये मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश की गई है स्पीकर पद को लेकर। निश्चित तौर पे देखिए, जिस दिन से चुनाव का रिजल्ट आया है 4 जून को, उसके बाद से ही विपक्ष के द्वारा एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने पर सरकार के ऊपर बनाने की कोशिश की जा रही है। और सरकार जो है बहुमत में होने के बावजूद सरकार को ऐसा लगता है कि हालांकि बीजेपी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ज़रूर नहीं आया था, लेकिन एनडीए को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिला था और ये बात जगजाहिर है। लेकिन विपक्ष को ऐसा लगता है कि चूंकि बीजेपी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं है तो उसके ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाकर कुछ उनके ऊपर दबाव बनाकर अपना काम निकाला जा सकता है। लिहाजा सारे एनडीए घटक दल एक साथ हैं, इसकी भी बार बार कोशिश की जाती है कि सब एक साथ हैं, जबकि आम आदमी पार्टी ने अपने आप को अलग करने की कोशिश की है चुनाव के बाद और कई और भी दल अलग अलग दिखते हैं। लेकिन एक जो इंडिया गठबंधन को इंटैक्ट रखकर एनडीए पर कैसे दबाव बनाया जाए, इसकी रणनीति के तहत लगातार विपक्ष काम कर रहा है और उसमें कहीं न कहीं उसको सफलता ज़रूर मिलती है। क्योंकि आज की तारीख में जब कल पार्लियामेंट में मैंने देखा कि जिस तरह से विपक्षी दलों के नेता 3 बेंचों पर एक साथ बैठे थे और हर मुद्दे पर एक दिखने की कोशिश कर रहे थे, वो चाहे कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी दिखाने की बात हो या हुटिंग की बात हो, पार्लियामेंट के बाहर भी एक साथ दिखने की कोशिश कर रहे थे। तो ये कहीं ना कहीं एक अपने आप को इंटैक्ट दिखाकर अल्टरनेटिव जो राजनीति में अल्टरनेटिव फोर्स देने की कोशिश, दिखाने की कोशिश जो होती है वो करने की कोशिश उनके तरफ से की जा रही है। और बीजेपी इस बात को समझती है कि क्या करना चाहते हैं इंडिया गठबंधन के लोग और उसी हिसाब से वो
अपना रास्ता भी अख्तियार कर रही है। और कल प्रधानमंत्री ने जिस तरह से मैसेज दिया कि हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं, उसके बाद रक्षा मंत्री के द्वारा सारी पार्टियों से चर्चा किया जाता है। खुद उन्होंने बताया कि मिस्टर खरगे से उन्होंने 3 बार बातचीत की और TR बालू से बातचीत की, ममता बनर्जी की पार्टी से बातचीत की। तो डिंपल यादव कुछ कह रही थी, आमोद बता रहे थे, लेकिन रजनीश मैं आपके पास आ रही हूँ। जब भर्तृहरि मेहताब को प्रोटेम स्पीकर अपॉइंट किया गया तब भी के सुरेश को इस बात की आपत्ति थी, ये बात निकलकर सामने आई और फिर अगले ही दिन विपक्ष की ओर से स्पीकर पद के उम्मीदवार को भी सामने ले आया जाता है। अब 26 जून कल देखने वाली बात होगी कि चुनाव होता है, कैसे होता है चुनाव। बिल्कुल, देखिए कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बड़ा है और दो व्यक्तियों का ये चुनाव नहीं है बल्कि दो गठबंधनों का ये चुनाव है। और साफ तौर पर ऐसा समझ में आ रहा है कि जो संख्या बल है वो सरकार के पक्ष में है और ओम बिरला देश के लोकसभा के अगले स्पीकर होंगे, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई दुविधा नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी और विपक्ष भी इस बार लड़ाई लड़ते हुए दिखना चाहता है। 10 साल तक देश की संसद में कोई विपक्ष का नेता नहीं था लोकसभा में। इस बार विपक्ष का नेता का स्टेटस उन्हें मिला है, मैंडेट भी उन्हें लगता है कि उनके हिसाब से ठीक ठाक मिला है। तो ऐसे में उस मैंडेट का सम्मान करते हुए वो लोकतंत्र में लड़ते हुए दिखना चाहते हैं और यही वजह है कि ये लड़ाई लड़ी जा रही है। और पहली बार देश के इतिहास में, देश के संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में ये लड़ाई लड़ी जा रही है। तो इसके पीछे की जो लॉजिक है, जो स्ट्रेटेजी है, वो यही है कि देश के लोगों तक ये मैसेज दिया जाना है कि बीजेपी और एनडीए गठबंधन से लड़ने के लिए इंडिया गठबंधन तैयार है। और चूंकि इस गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी है, इसीलिए के सुरेश को इस पद के लिए आगे किया गया है ताकि राहुल गांधी का ये मैसेज देश के लोगों तक जाए कि बीजेपी से और एनडीए से वो लड़ रहे हैं, उनकी पार्टी लड़ रही है और उनके साथ पूरा इंडिया गठबंधन साथ में खड़ा हुआ नजर आ रहा है। तो यानी मैसेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। रजनीश बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं कि इस पूरे मामले पर विपक्ष ही बताना चाहता है कि वो मजबूती के साथ खड़ा है सरकार के खिलाफ और सरकार की जो अपनी मनमानी है उसके खिलाफ विपक्ष बोलेगा ही। आमोद, शायद यही मंशा है, इसीलिए ही स्पीकर पद को लेकर या डिप्टी स्पीकर पद को लेकर ये बात आगे बढ़ाई गई केसी वेणुगोपाल की तरफ से और फिर राहुल गांधी ने भी कहा, अखिलेश यादव ने भी कहा। निश्चित तौर पे देखिए यही बात है और विपक्ष के द्वारा लगातार ये कोशिश किया जाएगा, आगे भी किया जाएगा। जैसा अभी मंशा दिख रहा है उससे ये साफ भी है कि आगे भी ये कोशिश किया जाएगा कि उनको जिन लोगों ने वोट दिया है, जिन लोगों ने चुन कर भेजा है, वो अपने वोटर को एड्रेस कर रहे हैं कि जिसके लिए आपने हमें भेजा है कि हम एक मजबूत सशक्त विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, वो जानते हुए भी कि यहाँ पर एनडीए की जीत सुनिश्चित होनी है, ओम बिरला के पक्ष में नंबर गेम है, उसके बावजूद अगर खड़ा हो रहे हैं और अपने कैंडिडेट को खड़ा कर रहे हैं तो इसके पीछे मंशा यही हो सकती है कि वो ये मैसेज देना चाहते हैं अपने वोटर को, वो मैसेज देना चाहते हैं उन लोगों को जो जिन्होंने उनको एक सशक्त विपक्ष की भूमिका दी है। निश्चित तौर पे बीजेपी की कोशिश ये भी होगी कि वो सबको सामूहिकता में लेकर चल रहा, ये दिखाने की कोशिश भी सरकार की तरफ से होगी। कल प्रधानमंत्री ने ये बात साफ कही थी और आज सारे नेताओं की तरफ से जो बयानात आ रहे हैं उसमें भी साफ है। जिस तरह से केसी वेणुगोपाल ने ये कहा कि नहीं, तत्क्षण ये निर्णय होना चाहिए कि उपाध्यक्ष के पद पर विपक्ष का नेता आसीन होगा, तो ये अपने आप में दिखाता है कि किसी भी तरह से विपक्ष ये चाहता था कि उसको मौका मिले कि वो अपना उम्मीदवार खड़ा कर सके अध्यक्ष। बिल्कुल आमोद, मैं रोक रही हूँ, प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही हैं। डिंपल यादव ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। नहीं तो ये अच्छी बात है क्योंकि इस बार विपक्ष बहुत मजबूत है, तो अगर अपना स्पीकर चुना है तो अच्छी बात है। नहीं तो ये अच्छी बात है क्योंकि इस बार विपक्ष बहुत मजबूत है, तो अगर अपना स्पीकर चुना है तो अच्छी बात है। तो डिंपल यादव को आपने सुना, वैसे इसमें कोई डाउट नहीं है क्योंकि सदन में एनडीए के नंबर ज्यादा है, पक्ष ज्यादा है, इसीलिए ओम बिरला की जीत आगे बढ़ती हुई दिख रही है। लेकिन विपक्ष ने कड़ी चुनौती दी है सरकार को।